आप लोग को आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल वेव। हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिए थे। आज पूरा का पूरा इसी चैप्टर पे पढ़ना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है प्रकाश की द्योति प्रक्रिया। मतलब आपसे यही पूछता है कि आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं। वैसे आपने सुना होगा इसके बारे में। इस चैप्टर के लगभग हर टॉपिक को आप बीच बीच में बताते रहे तो आपको बहुत बेहतर इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। जानते हो ना कि लाइट डबल नेचर का होता है, इसलिए यही बात बताना होता है। जब रेडियो आती है कि प्रकाश की द्योति प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए या द्योति प्रक्रिया डबल नेचर को लिखिए, तो हम बताते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के साथ व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के साथ व्यवहार करता है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। मतलब किसका सपोर्ट करते हैं? तरंग है। जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसके कण प्रकृति की पुष्टि करता है। ये अकेले है ना, ये कण बताता है। और उधरिया जो 4-5 है वो तो दोनों बताते हैं। कण और तरंग दोनों कर देते हैं, दोनों के हिसाब से चलते हैं। मतलब यही अकेला है। कई बार एग्जाम के ऑप्शन में आ चुका है कि वो प्रकाश की कौन सी घटना है जो उसके कण होने की पुष्टि करता है। तो यही है प्रकाश वैद्युत। ये तरंग का 1 भी % का सपोर्ट नहीं करता, तो पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर का सपोर्ट करता है। तो हमको जब ये हेडिंग मिलती है तो हमें बस इतना ही बताना होता है कि प्रकाश द्योति प्रकृति का होता है। ये 2 तरह का व्यवहार करता है। ये कभी कभी कण का व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग का व्यवहार करता है। अर्थात कण और तरंग दोनों का तरंग व्यवहार कर लेता है। व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण जैसी घटनाएं इसके तरंग होने की पुष्टि करते हैं। वहीं पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसके कण होने की पुष्टि करता है। बताना पड़ेगा ना कि कैसे कण करता है। तो कोई घटना होनी चाहिए ना जो उसको कण बताए, कोई ऐसी भी घटना होना चाहिए जो उसको तरंग बताए। अब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये तीनों जो है उसको तरंग बताते हैं, जबकि वहीं पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है उसको कण बताता है। तो ये पूरी बात को लिखना ही कहलाता है प्रकाश की द्योति प्रकृति। लास्ट बार सुन लो, प्रकाश एक द्योति प्रकृति का होता है। ये कण और तरंग दोनों के बाद व्यवहार करता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण इसके तरंग होने की पुष्टि करते हैं, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसके कण होने की पुष्टि करता है। अगला हेडिंग इसमें आता है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसने इसका सपोर्ट किया था? कौन सा वैज्ञानिक थे? हाइगेंस। हम बताते हैं हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या की। प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या हाइगेंस द्वारा किया गया। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश लगातार अर्थात निरंतर तरंग के रूप में निर्गत होता है या निकलता है। क्या समझ में है? हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या की, तरंग की बातों को बताया, प्रकाश के तरंग के गुणों को बताया। उनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत मतलब लैंप, डिबरी, लालटेन, मोमबत्ती से प्रकाश निकलने पर वो लगातार निकलता है, वो तरंग की तरह निकलता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वो अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलता है, वो सीधी रेखा में चलता है। इतनी बातें उन्होंने बताया। तो इसको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या हाइगेंस द्वारा किया गया। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश एक तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है या निकलता है, जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के बाद संचरित होता है। संचरित माने चलना। किसके चले चलता है? अनुप्रस्थ तरंग के तरह चलता है। 2 तरंग होते हैं ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये ऐसे ऐसे चलता है, अनुप्रस्थ वाला, अनुदैर्ध्य वाला नहीं। तो पूरी बातों को बताने के लिए इस हेडिंग को जब भी डालोगे तो बताओगे प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या हाइगेंस द्वारा किया गया। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंग या उत्सर्जित होने वाली तरंग निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, लगातार ऊर्जा निकालती है, लगातार, उसमें गैप नहीं आता है, और ये माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के बाद संचरित होती है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। अगला प्रकाश का कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये कौन बताया? बहुत पहले न्यूटन से बताया था, लेकिन चूंकि न्यूटन को तो दबोच लिया हाइगेंस सर, बाद में प्लांक ने जब बताया तो उनको नहीं समझ पाए। तो किसको बताओगे, न्यूटन को या प्लांक को?
जो मैच जिताता है वही होता है मेन, मैन ऑफ द मैच उसी को मिलता है। तो कण प्रकृति न्यूटन सर बताए थे, लेकिन बाद में हाइगेंस के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, उनके समस्याओं का हल नहीं दे पाए, इसलिए न्यूटन थोड़ा हल्के पड़ गए। लेकिन जब प्लांक सर ने अपनी थीसिस दिया, जिसको हम क्वांटा सिद्धांत कहते हैं, जब उन्होंने प्लांक ने अपनी प्लांक हाइपोथेसिस या प्लांक संकल्पना या क्वांटा सिद्धांत दिया, तब हाइगेंस सर फ्लॉप हुए। वो मतलब उनके बातों के प्रभाव को दबा नहीं सके। तो हम यही बताते हैं कि प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या प्लांक द्वारा की गई, जिनका पूरा नाम मैक्स प्लांक था। न्यूटन ने भी किया था, लेकिन न्यूटन उतने इफेक्टिव नहीं थे। ज्यादा कौन किसने किया? जैसे आपको पता होगा कि अगर एटम के बारे में करें तो एटम में सबसे पहले डाल्टन सर ने बताया था, बाद में जे थॉमसन, रदरफोर्ड बताया, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कब हुआ? जब बोरबरी ने बताया, क्योंकि बोरबरी वाली मॉडल ज्यादा इफेक्टिव रही। या आपने देखा होगा कि हम लोग के किसी भी चीज को लेकर देखा जाए तो योगा कई दिनों से इंडिया में चल रहा था, गांव वाले कुश्ती कुल सीखते थे, योगा का पार्ट होता है सर। लेकिन कब उभरा? जब बाबा रामदेव ने अवतरण लिया, जब वो इस विभाग में उतरे, दुनिया भर को योगा कराए, बुढ़े से लेके जवान तक को सांस ऊपर नीचे करवा ली एक बार। अब तो कहीं भी बैठ जाते हैं तो सब ऊपर नीचे करते हैं, विदेशी भी सांस ऊपर नीचे करते हैं। तो योगा कराए का जो इफेक्ट रहा वो किसके समय में आया? बाबा रामदेव को पहले तो दबा था ना, रहा होगा, लेकिन क्या था? दबा था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोई चीजें जब उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है या उसमें जब कमियां आ जाती हैं तो वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, गायब होने लगता है। जैसे आपको कुंफू का नाम सुने हो? कुंफू को क्यों जी लड़ाई लड़ रहे हो? कुंफू को बोल दिए तो तोड़ ही दोगे। नाम सुनो कुंफू को? मतलब चाइनीज फाइट। उनकी बॉडी का हर पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ की वो स्टील रॉड को भी तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। उनके हाथों में इतनी ताकत होती है कि अगर पेड़ में मार दे तो धंस जाएगा पेड़ की टहनी में। कुंफू जानते हो ना? वो किस देश का दिया हुआ है? अपने इंडिया के सिद्धार्थ नगर के गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। कुंफू पहले कहाँ चलता था? भारत में चलता था। और वो जो उनकी योगा और जो उनका अभ्यास बताया गया है वो गौतम बुद्ध ने बनाया है, अपने बुद्ध धर्म वालों को बनाया है। क्योंकि बुद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा कहाँ रहे? चाइना में। बुद्ध धर्म के यहाँ के बौद्ध थे, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें वैसे दिया तो अंधेरा होता है, बचपन से सुना होगा। अच्छाइयाँ जाओ, जैसे मान लीजिए आप गाँव के भले ही सबसे स्मार्ट हो, बुलावे के लल्लू लाले को नहीं और भले ऋतिक रोशन का 3 लेयर के पेंटिंग का ही काम है, वो देखेंगे ऋतिक रोशन हो, और तू चाहे जितना स्मार्ट लोग होगा उससे मतलब है। मतलब दूर की ढोल सुहावन होते हैं। हमारे जो बौद्ध धर्म की स्थापना यहाँ होती है उसी का ही एक भाग है कुंफू को। गौतम बुद्ध कहते थे कि अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर विपत्ति कब आ जाएगी और आप जान से हाथ धो बैठोगे। भाई दुश्मन ने जो घेर लिया भाई तोड़ दिया तो लेकिन जब जानोगे तब अपनी। अच्छा, वो उनको सिखाते क्यों थे? दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपने आप को। तो चाहे जानवर आ जाए, जानवर नहीं जीत पाएंगे उनसे। जो ब्लैक बेल्टर होते हैं वहाँ अक्षय कुमार भी सीखा है कुछ दिनों तक, और वहाँ अगर 8 साल तक आप लगातार सीखते हो तो आपको मास्टर डिग्री मिलती है, जिसमें उनसे तो 50 लोग अगर नॉर्मल इंडियन रहे तो नहीं जीत पाएंगे अकेले से। इतनी बुरी तरह उनकी फुर्ती होती है, इतना स्ट्रांग होते हैं वो लोग और इतनी मजबूत होते हैं। वो कहाँ का था? भारत का था। अपने सिद्धांत करके गौतम बुद्ध का दिया गया अभ्यास था, लेकिन वो अपने यहाँ क्या हो गया? कोई मान लीजिए सिद्धांत में कभी पैदा हो गया और उसको इस चीजों की रुचि बढ़ी, तो हो सकता है 2-4-10 सालों में यहाँ पे फिर से शुरू उभर जाए। जैसे योगा यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था? लुप्त हो रहा था। जैसे आपने देखा पुराण और वेदों का अध्ययन धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कोई भी धर्म वाले अपने धर्म पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते। यहाँ किसी भी हिंदू से मिल लो, गीता का 4 श्लोक नहीं बता पाएंगे। किसी भी मुस्लिम धर्म से मिलोगे वो पूरी कुरान की आयतों को नहीं बता पाएंगे। मतलब वो लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम लोग नई चीजों को सीखने पे पड़ गए हैं। वो तो थोड़ा सा पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन है, उनके हम चीजों को फॉलो करने लगे। मतलब वो टिकटॉक बना रहे हैं तो हम भी टिकटॉक बना रहे हैं, लेकिन वो हम भूल जा रहे हैं कि हमारा कुछ अलग ही कर्तव्य था। तो वो चीजें क्या एकदम खत्म हो जाएगा ना? फिर कोई मोहम्मद साहब जन्म ले लेंगे और फिर शुरू हो जाएंगी वो चीजें। अभी इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्रांतिकारी कब आएगा। जैसे योगा खत्म हो रहा था, भारत की योगा बहुत प्रचलित थी। योगा तो वो चीजें थी जिससे हम बॉडी को ठंडक में भी बिना कपड़े खड़े रह सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर योगा है, अगर तुम्हारे अंदर वो स्टेमिना है, तो आपने देखा होगा कि कभी भी गांधी जी या मतलब स्वामी विवेकानंद कोट पैंट पहन के नहीं चले।
चाहे ठंडी हो चाहे मैं यहाँ 4 रजाई पा दूँ काम पाकर छुई देव तो वाइब्रेट करे बॉडी में कोई स्टेमिना है। तेज धूप में कर दो पिघल जाएंगे मोमबत्ती की तरह, ठंडी में बस कुत्ते और आदमी में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों हाफा। इसका वजह क्या है? हमारी बॉडी की स्टेमिना खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि हम उसको कंजर्व नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और अपने बॉडी की स्टेमिना को इकट्ठा करने के लिए बस एक ही माध्यम हो, क्या है? योगा। योगा से ही हम अपने बॉडी की एनर्जी को इकट्ठा कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको बताएं कि वो चीजें लुप्त होती है। यहाँ पे हमने बताया कि जैसे हमारी मेन टॉपिक थी कि कोई भी टॉपिक जो लुप्त होती है उसमें धीरे धीरे खत्म होने का वजह होता है, जो धीरे धीरे रिमूव होता है, लेकिन वो फिर क्या हो जाता है? रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है। जब न्यूटन सर ने अपना प्रकाश के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया, कण का सिद्धांत बताया, तो धीरे धीरे क्या हो गया? लोग उसको मानना बंद कर दिए, क्योंकि हाइगेंस उस समय आ गया था। और हाइगेंस क्या बता रहा था? तरंग बता रहा था। लेकिन फिर क्रांतिकारी एक पैदा हुआ, प्लांक, फिर उसको उभार दिया और फिर उसके बाद लुप्त। तो इफेक्ट की बात होती है, वो धीरे धीरे उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं या क्रांति कहते हैं। तो अगर हम बात करें कण प्रकृति को लेकर, तो आप किसका नाम लोगे? न्यूटन का या प्लांक का? जो लेटेस्ट होता है, अपडेटर, उसी का नाम दिया जाता है। समझ में है ना? ऐसे कंडीशन में हम बात करें तो कण प्रकृति में हम क्या बताएंगे कि प्रकाश के कण प्रकृति के संबंध में प्लांक ने व्याख्या की। मैक्स प्लांक ने इसकी व्याख्या की। मैक्स प्लांक ने प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताया। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश निरंतर नहीं निकलता, लगातार नहीं निकलता, बल्कि वह छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है। उसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं और उनकी एनर्जी hν के बराबर होती है, जहां पे h प्लांक नियतांक है और न्यू उसकी आवृत्ति। तो दोनों 3 टॉपिक समझ में है। पहला, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, यहाँ की हेडिंग है इस चैप्टर का। यहाँ यही बताया जाता है कि प्रकाश डबल नेचर का होता है, द्वितीय प्रकृति का होता है। ये कण और तरंग दोनों के भांति व्यवहार करता है। व्यंकण, विवर्तन और ध्रुवण इसके तरंग होने की पुष्टि करते हैं, वहीं पे प्रकाश का विद्युत प्रभाव इसके कण होने की पुष्टि करता है। अगर ये हेडिंग डालते हो तो इतना बताना पड़ेगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति बताते हैं। हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में व्याख्या की। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में निरंतर उत्सर्जित होता रहता है, निरंतर लगातार निकलता रहता है। किस रूप में? तरंग के रूप में। और यह माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के तरह संचरित होता है, अर्थात चलता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। प्रकाश के कण प्रकृति में जब आता है तो हम बताते हैं प्रकाश के कण प्रकृति के विषय में या बारे में मैक्स प्लांक ने व्याख्या किया। इनके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलता है, ना कि वह लगातार निकलता है। मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश लगातार ना निकलकर बल्कि छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलता है। उस पैकेट या बंडल को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। उनकी ऊर्जा hν के बराबर होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक होता है और न्यू उसकी आवृत्ति होती है। ये पूरी बात बताओ ना, तो ये कंप्लीट होगा। समझ में? अब हम मैक्स प्लांक की बातों से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे वही वर्ड आए थे, कौन? हमने बताया था कि इन्होंने प्रकाश की उसी क्वालिटी को थोड़ा सा कनेक्ट किया था। अगर प्रकाश कण के तरह भी चलता है, प्रकाश तरंग के भांति भी चलता है, तो हमारा कण भी तरंग हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर पैसा देने पे चावल मिलता है, पैसा देने पे गेहूं मिलता है, तो कहीं ना कहीं चावल देने पर भी गेहूं मिलेगा। मतलब कण भी तरंग बन जाएगा। इसके बारे में उन्होंने पूरी एनालिसिस की, पूरा अध्ययन किया। पूरे विश्लेषण और अध्ययन के पश्चात कुछ दिनों के बाद उन्होंने पता ही कर लिया कि कण तरंग कैसे बनेगा। और कण तरंग तब बनेगा जब उसमें तीव्र वेग आएगा। तो कहीं बनेगा, लेकिन कब बनेगा? आएगा। तो हम लोग देवरागली की द्रव्य तरंग में, अच्छा, जब ये कण तरंग बनता है तो उसी का नाम क्या रखा जाता है? द्रव्य तरंग। द्रव्य माने मैटर। मैटर जब कोई तरंग बन जाए तो उसको हम मैटर वेव के नाम से जानते हैं। अब हेडिंग आ जाती है मैटर वेव। क्या चीज है द्रव्य तरंग? इसे अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? कहेंगे देवराव प्रकाश कण और तरंग दोनों के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के भांति व्यवहार करता है।
लेकिन जब कण बहुत तीव्र वेग से लगभग प्रकाश की चाल के तुलनात्मक, मतलब उसके तुलना का मतलब प्रकाश के चाल के आधा या प्रकाश के चाल के बराबर या प्रकाश के चाल का 10%, लेकिन प्रकाश के चाल में तुलना किया जाए। प्रकाश की चाल आपको याद होगा निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब 3 लाख ना हो तो 1.5 लाख रहे, 1 लाख रहे, 20,000 रहे, 3,000 रहे, लेकिन प्रकाश के 3,000 रहेगा तो 1% हो गया कि नहीं? 3 लाख का 1% 3,000 होता है, तो 3,000 किलोमीटर पर सेकंड चलोगे, 3,000 किलोमीटर पर सेकंड, तो लगभग जान लो प्रकाश के चाल के 1% चल रहे हो। पर लेकिन प्रकाश के चाल के 1%, 2%, 6,000, 9,000, 12,000, 16,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो कि प्रकाश की चाल है, उसके बराबर जब चलोगे तो तुम क्या बन जाओगे? ये कौन कहते थे? ये कहते थे प्रकाश कण के तरह व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है, लेकिन हमारा कण भी तरंग के भांति व्यवहार करेगा जब उसकी चाल प्रकाश के चाल के तुलनात्मक हो जाएगा, अर्थात लगभग उसके बराबर हो जाएगा। मतलब जब कोई कण बहुत तीव्र गति से गतिमान होता है, बहुत तेज वेग से चलता है, तो वह तरंग के भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात वह एक तरंग बन जाता है। और जब कोई कण अपने वेग के कारण तरंग बन जाता है तो ऐसे तरंगों को और उनके तरंगदैर्घ्य को द्रव्य तरंगदैर्घ्य या दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। वो अपना नाम दे दिए थे, समझ में आया? प्रकाश तो कण के भांति व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग के भांति व्यवहार करता है, लेकिन देवरागली के अनुसार जब कोई कण बहुत तीव्र वेग से चलता है तो कण भी तरंग के भांति व्यवहार करने लगता है, और जब कोई कण तरंग बन जाता है तो ऐसे तरंग का नाम द्रव्य तरंग है। कोई कण एक द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, जैसे ये आपका मार्कर है, ये कण है, लेकिन अगर ये बहुत तेज चलने लगे तो क्या बन जाएगा? तरंग बन जाएगा। और जब ये तरंग बन जाएगा तो उस तरंग को हम क्या नाम देंगे? द्रव्य तरंग। क्योंकि मैटर एक तरंग बन जाए तो उसको मैटरनेस कहते हैं, और उसके तरंगदैर्घ्य को चाहे द्रव्य तरंगदैर्घ्य कह दो और चाहे उनके नाम से देवरागली तरंगदैर्घ्य। समझ में आया मुझे? अब आते हैं कि हम अगर फोटॉन पे आए, पहले टॉपिक आए फोटॉन पे। न्यूमेरिकल्स यहाँ से शुरू होता है। फोटॉन की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि कोई भी प्रकाश स्रोत से जब ऊर्जा निकलती है तो छोटे छोटे पैकेटों में निकलती है, जैसे दरअसल गोली निकले, क्या बीच बीच में गैप है कि नहीं? जबकि दरअसल छर्रा निकल रहा है, छर्रा छोटा छोटा पैकेट, वो छर्रा पैकेट किसका है? ऊर्जा का। और उसी ऊर्जा के पैकेट का नाम क्या है? क्वांटा। तो क्वांटा ज्यादातर केमिस्ट्री कहती है, हमारे फिजिक्स वाले ज्यादा उसका नाम फोटॉन रखे हैं। और उसकी ऊर्जा कितनी होती है? आपको पता होगा दुनिया में सबसे तेज चलने की जो गति है वो प्रकाश की चाल है। हमारा कोई भी दुनिया में प्रकाश की चाल से तेज नहीं चल सकता। अगर कोई चल सकता है तो टाइम ट्रेवल कर लेगा, मतलब वो फ्यूचर में चला जाएगा। जैसे ध्यान से समझो, अगर बस में तुम बैठ के चल रहे हो और रोडों पे खंभा लगा है, खंभा मतलब लाइट वाला, उस पर गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती लिखी हुई है, बस वाला तुम्हें बैठा के लेके जा रहा है या बाइक वाला तुम्हें बैठा के लेके जा रहा है, और बाइक वाला भी खंभा देखते जा रहा है, तुम भी खंभा देखते जा रहे हो। अगर बाइक चलाने वाला भी 14 नंबर तक देखा तो तुम क्या नंबर तक देख लोगे? तो इस पीछे बैठा हो तो अरे खंभा आधा किलोमीटर पे है, तो अभी 14 नंबर का खंभा लगा है और बाइक वाला देखा 14 नंबर, तो तुमको कितना नंबर दिखेगा? वो 13 देख के आया है, तुम 13 देख के आए हो नहीं? वो भी 15 नहीं देखा है, तुम 15 देखे हो कि नहीं? अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि इसके बिना 15 देखे हम 15 देख ले, क्या करना पड़ेगा? खंभा तो लगा है ना लाइन से। 13 जब वो दिखा था भैया जो चला रहा है, वो पिछवा तुम बैठे हो, तो तुम भी 13 देखे थे। अब वो 14 नंबर देख लिया, अभी आधा किलोमीटर पे 15-16 ऐसे है, तो तुम भी 14 देखे। वो 13 देख के आया, तुम भी 13 देख के आए। अब वो 14 देख रहा है, तुम भी 14 देख रहे हो। अभी वो भी 15 नहीं देखा है, अभी चलेगा तो 15 देखेगा, और आप भी 15। लेकिन आप चाहते हो कि इसके देखने से पहले तो हम 15 देख ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उससे तेज चलना पड़ेगा।
हम उसकी, क्योंकि उसके साथ तो उसी की स्पीड चल रहे हैं। अगर हम उससे हटके उससे तेज स्पीड चले तो जब तक ही 15 देखेगा उससे पहले 15-16 देख चुके होंगे। मतलब हमें अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी। अब टाइम टेबल, टाइम हम लोगों का ड्राइवर है, ये टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप घड़ी में देखते हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और आप घड़ी के टाइम के साथ चल रहे हो, तो जो टाइम देख रहा है वही तुम भी देखोगे कि नहीं। अगर तुम टाइम से तेज चलो तो तुम फ्यूचर देख लोगे कि नहीं। तो एक टाइम में दोपहर में पहुंचे तो दोपहर पर क्रॉस करके संध्या पहुंचाना हो, समझ में आया। इसको हम बोलते हैं टाइम ट्रेवल, समय यात्रा, मतलब समय में चलना। समय भी आया नहीं है अभी, 1 जनवरी नहीं आया, लेकिन तुम 1 जनवरी में पहुंच जाओगे। वो बोल देख सुन के फिर चलाई दो रिटर्न, चाहो तो बैक गियर मारो वापस आओ। ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब ये कल नहीं हुआ ना, लेकिन कल क्या होगा ये चीज हम जान जाएंगे, ऐसा साइंस कहती है। साइंस कहती है इट इज पॉसिबल। तुम देख सकते हो कल क्या होने वाला है, 10 घंटे बाद क्या होने वाला है, वो तुम्हें दिखेगा, लेकिन तब जब आप समय से तेज चलोगे। समय से अब चलने के लिए वेलोसिटी की जरूरत होती है। समय का जो चाल का गुणांक है, जो उसका संबंध है, वो प्रकाश के चाल से है। अगर तुम प्रकाश के चाल से तेज चलना सीख लो, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से तेज चलना सीख लो, तो तुम समय में उससे आगे निकल जाओगे। समय में उससे आगे निकल जाओगे। और ये देखा गया साइंस में कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समय बराबर नहीं चल रहा है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग समय डिस्टर्ब है, कहीं समय तेज चल रहा है, कहीं समय कुछ जगह बहुत धीरे चल रहा है। अब माइंडली सोचो कि अगर हम अपने बॉडी को ले जाके ऐसे जगह पे डालाएं जहाँ पे समय धीरे चल रहा है। जब यहाँ 1 दिन होता है तो वहाँ 1 घंटा होता है, समय धीरे चल रहा है, और यहाँ समय, और वहाँ हम चले गए अपना गाड़ी लेकर, वहाँ 1 साल बिता के आए, तब तक यहाँ 24 साल बीत चुका रहे। हम 24 साल ओल्ड हो जाएंगे। हमारी शरीर अभी 1 साल काटी रहेगी, और यहाँ हम आएंगे तो हमारे जो 1 साल का बच्चा वो 25 साल का बन चुका रहेगा। मतलब उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी को रोका जाता है। आप जानते हो जब कोई इंसान, अभी मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुकी है कि जैसे आपको दिक्कत आ गई, और दिक्कत आ गई है, इतनी बड़ी दिक्कत है बॉडी में कि उसका इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है, और उसके दुनिया के 1 डॉक्टर हैं जो भी अमेरिका में है। कहाँ है? और जिस तरह से तुम्हारी बॉडी खराब हो रही है, लग रहा है कि 1.5 घंटा चले जाओगे, पर तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो मेडिकल साइंस अभी बचा ले गई। मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुकी है, वो आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को रोक देती है, मतलब बॉडी को बढ़ने नहीं देती। काफी धीरे, तुम जैसे धीरे धीरे जियो, जल्दी जल्दी मत जियो। तो जो तुम 1.5 घंटा जीने वाले थे, अब कितना घंटा जियोगे? 15 घंटा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को 1.5 घंटा तक चलता अगर इस रेट से चलते था। जैसे मान लो इस पूरा चौकी है, तुम जल्दी जल्दी जाओगे तो जल्दी गिर जाओगे ना। हम तुमको धीरे चलवाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। अभी भी हमारी मेडिकल साइंस के पास इतने नॉलेज हो चुके हैं तो हमारे बॉडी को रोक दे रही है, लेकिन अभी बर्डपुर रहने वाले इंसान का ना रोक मतलब पैसा लगा रहा उनको रोका जाएगा। 6 घंटा में 7 घंटा में डॉक्टर साहब को बुला लिया जाएगा, तब तक वो मरे नहीं रहेंगे, और फिर उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लिया जाएगा। इस चीज को हम लोग नॉर्मली अगर आपको वर्ड बताएं तो इसको कोमा कहते हैं। जब हमारी बॉडी कोमा में जाती है, कोमा में जल्दी मौत नहीं होगा, क्योंकि उसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। इंसान को कोमा में डाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तुम कुछ मत काम कर, अभी खराब ना हो ना बना, मतलब ना कोशिकाओं का उत्पन्न करना, नष्ट कर, रुका रहे। और जब बुला लेते हैं डॉक्टर को तब स्टार्ट कराते हैं। हमारे साइंस में रोकने वाला बहुत एक्टिव हो चुका है, मतलब बहुत से ऐसे मशीन बना लिया गया, दवाई बना लिया गया कि हम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रोक ले रहे हैं, रेट को रोक रहे हैं, कि 1 दिन में हम 1 किलो जितना हम बढ़ रहे हैं उसको रोक देंगे तो 3 दिन में उतना बढ़ेंगे। मतलब 1 साल में जितना हमारी ग्रोथ हो रही है वो रुक जाएगा ना, तो वो 4 साल में उतना ग्रोथ होगा। मतलब 4 साल जी लोगे, 21 साल के बराबर तुम्हारी बॉडी बढ़ेगी। बचपना तुम कितने साल काटे? 8 साल ना, 32 साल तक बचपने काटते रह जाओगे, वो धीरे धीरे कटवाएगा। ये काम कर ले रहा है, लेकिन फिर उसको वापस, अभी हमारे साइंस के पास दिक्कत यह है, वापस नहीं ला पा रहा है। क्या नहीं ला पा रहा है? मेटाबॉलिज्म डाउन करा दे रहा है धीरे चलाने का, लेकिन जब धीरे करा दे रहा है तो फिर तेज करा ही नहीं पा रहा है। मतलब कोमा में डालना आसान है, लेकिन कोमा से फिर निकाल लेना दैट इज टफ। और मेडिकल साइंस ने इसका कमांड कर दिया है कि हम 25 सालों के अंदर इसकी भी देंगे आपको कि कैसे हम उसको बैकअप लेंगे, वापस लेंगे, और तब हम किसी भी ग्रह पे आसानी से जा सकते हैं। हमारी बॉडी को यहाँ रोक दिया जाएगा, चाहे 10 साल लगे जाने पे मास पे। 10 साल में हमें 1.5 साल के भैले रहा बढ़िया धीरे नहीं ना, मतलब आपको कोमा में डाला जाएगा,
सेटेलाइट के थ्रू, सेटेलाइट टाइम लेगा, पहुंचाएगा वहाँ पे, लैंड करोगे, जब उतरोगे तब फिर वहाँ डॉक्टर लगे रहेंगे, वो आपको फिर क्या कर देंगे, बैकअप कर देंगे, फिर तुम वापस आ जाओगे और तुम्हारी बॉडी फिर अपने रेट पे चलना स्टार्ट कर देगी। ये हमारी साइंस का कमांड है कि हम आपने 25 से 30 सालों में करके दिखा देंगे और भेजना तो शुरू कर दिए। मतलब कोमा में ले जाना इनके लिए आसान बात है, लेकिन कोमा से वापस मूवी अक्सर देखते होंगे, अपने यहाँ ये मूवी नहीं बनाई जाती, इसके लिए आपको वो हॉलीवुड की मूवी देखना पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा साइंस को जान पाओगे। यहाँ तो पवन सिंह बना रहे हैं यहाँ के मूवी देखो तब पढ़ाई छोड़ दो। अपने भारत की समस्या है, यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग क्या देख रहे हैं, मूवी और सीरियल, मूवी और सीरियल। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मूवी और सीरियल में उन टॉपिकों को डालना चाहिए जिससे समाज को एक शिक्षा मिले। ना तो सीरियल्स को शिक्षा मिला था, सीरियल देखो कि नहीं, सीरियल में दिखाता है कि झुमका भी इतना बड़ा पहना जाता है, मेरा रूप यहाँ ने गई इतना वाला बेचो इतना चाहिए, तो सीरियल वाले दिखाई देते, घर वाले विद्रोह कह देते हैं। अब हार का डिजाइन बदल गया है और मूवी वाले तो एक से भाई है स्मार्ट के सारी लाल है, देखते हो देश को इतना शिक्षा दिए हैं ये कि देश के आधा लड़के ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगे। तो अपने विदेश और इंडिया में यही फर्क है, विदेश वाले ऐसी मूवी बनाते हैं, करते ही नहीं, वो जब बनाएंगे तब साइंस की मूवी बनाएंगे, मतलब उससे तुम कुछ सीखो, कुछ अपने इमेजेस को जानो, कुछ अपने फ्यूचर्स को जानो कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो लोग एरो स्पेस का बनाएंगे, साइंस को लेकर बनाएंगे, रोबोट को लेकर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर बनाएंगे, इसलिए वहाँ सक्सेस है। अपने यहाँ घटिया वाला बनाओ, हाँ अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम बताते हैं कि उसको भी टाइम ट्रेवल बोला, तो हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड को बहुत, अगर हम लाइट की स्पीड से तेज चलना शुरू कर दें तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे। ऐसे कहते हैं दे ब्रॉगली सर कि जब कोई पार्टिकल बहुत तेज चलेगा, जब बहुत तेज चलेगा तो क्या बन जाएगा, तरंग बन जाएगा। और तरंग के गुण जानते हो, तरंग दिखाई देता है नहीं, तो आप भी नहीं दिखाई दोगे, तुम इधर रहोगे आसे पास, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ प्रकाश है लेकिन प्रकाश कोई नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो तरंग है। वैसे जब तुम तरंग बन जाओगे तब तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम यही रहोगे तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, ऐसा साइंस कहती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत हाई स्पीड की जरूरत है, और वो कम स्पीड नहीं, बहुत हाई स्पीड जो लाइट की स्पीड की इक्वल है, और लाइट की स्पीड से तेज अभी तक कोई चल नहीं पा रहा है। लाइट की स्पीड का 0.001% चल मिलता है, 1% तो खाली इलेक्ट्रॉन चल पाओ थे, लाइट की स्पीड का 1 कम है, लेकिन लगभग एक मान लो 1% तू चल पाओ तो तरंग बन गया है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन कण तरंग दोनों है, वो 1% में बन गया है। हम लोग तो एक क्या 1% का भी 1000 हिस्सा कर दो ना तो उतना स्पीड नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग पढ़े तो हैं, जानते तो भी हैं, लेकिन वो काम कर, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि साइंस कभी ना कभी हमें एक रास्ता देगी जिससे हम वो काम, जैसे एक समय था कि लोग सोचते थे चंद्रमा पे हम नहीं जा पाएंगे, साइंस ने हमें वो चीजें दिया कि हम चंद्रमा पे गए, कई लोग चंद्रमा पे पहुंचे और कई चीजों को भेजा गया। एक समय था लोग सोचते रहे होंगे कि मंगल ग्रह पे कोई नहीं जा पाएगा, आज साइंस ने वो दिया, हम लोग मंगल ग्रह पे गए। एक समय था जब लोगों को नहीं पता रहा होगा कि हम लोग मोबाइल से बात करेंगे, साइंस ने हमें मोबाइल दिया, आज हम बच्चे मोबाइल लेके चलते हैं, हर चीजों को टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है इन द फ्यूचर साइंस हमें वो चीजें दे जिससे कि हम आज के असंभव वाली चीजों को भी क्या कर सके, संभव कर सके, और इस उम्मीद से ही साइंस काम करती है। अब आती है फोटॉन्स को लेकर। अगर आपके प्रकाश की बात करें तो ये छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स है, बंडल्स है, उनकी एनर्जी कितनी है, hν, और वो किस स्पीड से चल रही होगी। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो प्रकाश की चाल से चलते हैं। तरंगें कई तरह की होती है, आपको बताया गया होगा स्टार्ट में, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो केवल माध्यम में चल पाती हैं, जैसे हवा, पानी, लोहा, लकड़ी, रस्सी, जो सिर्फ माध्यम में चलती है उसको हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। वो 2 तरह की हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। लेकिन एक तरंग ऐसा है जो निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है, उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के साथ साथ आपके पास और भी लोग हैं, जैसे परावैंगनी किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, औरक्त किरणें, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें ना सुनो, एक्सरे, एक्स किरणें, माइक्रोवेव्स, माइक्रो किरणें, माइक्रो किरणों से ही मोबाइल काम कर रहा है। कौन सी किरणों से, माइक्रोवेव पे एक माइक्रो ओवन आता है, पढ़ देखोगे, ओवन, ओवन खोलो, सैंडविच डालो, बंद करो, खुद से मारो, गरमाइए, निकाल दो।
देखिए वो सैंडविच करवाएगा, उसका नाम है ओवन, लेकिन वो ओवन नहीं है, पूरा नाम है माइक्रो ओवन। और माइक्रो ओवन किस पे काम करता है? माइक्रोवेव पे, रेडियो वेव, रेडियो जिसपे आपकी टीवी भी काम कर रहा है, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, हिंदी में बोलते हैं रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश जो दिखाई देता है, इंफ्रारेड मतलब जिसको औरत किरणें कहते हैं, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये माध्यम में भी चलेंगी और निर्वात में भी चलेंगी, और इन सबका चाल प्रकाश के साथ सी के बराबर होगा, मतलब प्रकाश के चाल के चाहे गामा रे हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे ये नीला हरा काला जो लाइट आप देख रहे हो जिसको दृश्य किरणें कहते हैं, बिग जो लिखते हो जो सातों टूटता है, वो सातों कलर हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे गामा हो, चाहे एक्सरे हो, सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये माध्यम में भी चल लेती है, मतलब हवा और पानी में भी चल लेती है, और निर्वात में भी चल लेती है, और इन सबकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ इसको हम सी कहते हैं। अब अगर ये फोटान चल रहा है तो आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर होता क्या है? कोई अगर कण चल रहा है वो भी प्रकाश के चाल से चल रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? mc² होती है। और जबकि प्लांक कहते हैं, बाबू हम भी बता रहे हैं कि एनर्जी h होती है, जो हमारा पैकेट है उसकी ऊर्जा क्या है? और वही आइंस्टीन भी बता रहे हैं। अतः अगर दोनों बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? mc² बराबर h², क्योंकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो ऊर्जा mc² होती है। कोई भी अगर बहुत तेज चले तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? mc²। और अगर कोई फोटान है तो प्लांक के अनुसार h होता है, तो प्लांक के हिसाब से देखोगे तो ऊर्जा h है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखोगे तो mc² है। दोनों ही ऊर्जा है, दोनों साइंटिस्ट सही कहते हैं, तो फिर दोनों बराबर होंगे। या इक्वल टू h/c²। आपको पता होना चाहिए कि h/c²। अगर हम इसको नीचे भेजें तो ये उसका द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान? फोटान का द्रव्यमान। फोटान का द्रव्यमान देख लेना, फोटान का द्रव्यमान 0 होता है कब? जब वो फोटान जैसे रुकेगा उसका द्रव्यमान 0 हो जाएगा। आप सोचोगे क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जब रुक गया तो उसका वेग क्या हो गया? वेग 0 मतलब ऊर्जा 0, ऊर्जा खत्म मतलब पूरा mc² में 0, ऊर्जा में 0, तो mc 0 तो कुल 0, तो m 0 नहीं बता देगा। लेकिन जब वो चलता है तब कितना होता है? h²। ये कब होगा? जब वो मोशन में होगा। जब वो मोशन में होगा तो h², और जब वो रेस्ट में होगा, फोटान के 2 द्रव्यमान, उसका रेस्ट मास मतलब स्थिर द्रव्यमान 0 होता है, जबकि उसका मोशन इन मोशन गतिक द्रव्यमान जो होता है वो h/c² होता है। आपको पता होना चाहिए h/c² के इसको लिख दो h/c/d कर सकते हो कि नहीं? अरे जी न्यू यहाँ जब करेगा तो वही तो बनेगा। और ये c/d को लैम्डा कहते हैं, लैम्डा बराबर c/d हुआ करता है। अभी वो कल पढ़ाए थे लैम्डा नॉट बराबर c/d ना, तो ये इसको लैम्डा बना दोगे तो h/λc भी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, कभी कभी इसको ना देख के ये भी मिलेगा तो घबराना नहीं। हो सके h/c² मिले और हो सके h/λc मिले। इसको याद करके ये भी माइंड रखना कि कभी कभी h/λc भी लोग लिखते हैं। अगला, अब किसी के पास अगर द्रव्यमान आ गया, ये तो द्रव्यमान हो गया, तो संवेग तो होगा ही होगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान अपना यम है और वेग तो जान ही रहो कि वो c से चलेगा। द्रव्यमान की वैल्यू रख लो यहां से h/λc डायरेक्ट वाला रखे और गुणे c से c पढ़े हो कि p बराबर h/λ पढ़े हो? इलेक्ट्रॉन वाला जब कभी केमिस्ट्री पढ़े होगे तो नहीं आया होगा कि इसे डायरेक्ट लिखा रहता है p बराबर h/λ, p बराबर h/λ। या कई लोग इसको यहाँ पढ़ते हैं लैम्डा बराबर
लेमडा को यहाँ कर देते हैं, पी को यहाँ कर देते हैं। समझ में आया? अगला उसकी ऊर्जा। अब ऊर्जा तो क्या कई बार बताएंगे, ये ऊर्जा तो हो, चाहे वहां से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। क्लियर हो? ये किसके बारे में तुम पढ़े? फोटान के बारे में। फोटान के द्रव्यमान को जानो, फोटान की ऊर्जा को जानो, फोटान के संवेग को जानो, ये चीजें जान सकते हो। लेकिन अगर इन चीजों को हम चले आए अपने मैटर को लेकर, तो क्या मैटर जब आपका कण चल रहा होगा, मान लेते हैं कण का द्रव्यमान यम है, उसका वेग भी है, भाई हो सकता है वो सी से ना चल पाए, फोटान तो सी से चलेगा, क्योंकि फोटान एक प्रकाश का कण है और प्रकाश किस चाल से चलता है? सी से चलता है। सी माने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फोटान कहाँ से? हमारे शरीर का हिस्सा है, वो प्रकाश का हिस्सा है, और प्रकाश की चाल तुम्हें पता है, तो फोटान उसी का है, तो फोटान उसी से चल रहा है, तो तुम सी ले लिए। लेकिन देवरावली कह रहे हैं भैया हमारा कण है, हम अपने मोबाइल की बात कर रहे हैं, अपने मार्कर की बात कर रहे हैं, अपने मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ये लोग भी तो चल रहे हैं, तो इनका वेग क्या होगा? v। क्या होगा? v। अगर हम बात करें तो वहां से ध्यान से देखो, लेमडा बराबर क्या बनेगा? h/p। लेमडा बराबर h/p, और p को हम क्या लिख देंगे? md। मतलब अगर आपको द्रव्य तरंगदैर्घ्य निकालना है, क्या निकालना है? द्रव्य तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। किसके लिए? मैटर के लिए। जब कोई कण तरंग बनता है तब वाले के लिए, तो तुम्हें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? h/mp। यही फार्मूला यहाँ उठा लिए हैं कि लैम्डा बराबर h/p होता है। चूंकि यहाँ p बराबर m, c नहीं लिखेंगे, m गुणे c, क्योंकि फोटान में प्रकाश की चाल c होती है। ये तो हम कण के लिए पढ़ रहे हैं, और कण की चाल हम अगर v मानते हैं तो हम v लिखेंगे, तो द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब लैम्डा बराबर h/p होता है। अगर p को हम mp कर देंगे तो mp हो जाएगा। चूंकि आपने बताया ये दो फार्मूले, तो आपको यहाँ इस चैप्टर फोटान के लिए धारक था, इस चैप्टर का ये चल रहा है। फोटान की बात करेगा तो वहां से उठाएंगे, और जब कभी द्रव्य तरंग की बात करेगा तो इधर आ जाते हैं। अच्छा, खाली इलेक्ट्रॉन ही मिला था इनको, इतना तेज चलने वाला देवरावली सर ढूंढते रहे तो खाली इलेक्ट्रॉन मिला था, जो कि प्रकाश की चाल के लगभग 1% चलता है, या 2130 किलोमीटर पर सेकंड चलता है इलेक्ट्रॉन। कितना? 2130 किलोमीटर पर सेकेंड। अब कितना राउंडिंग मारा तो सोच सकते हो कितना तेज चल रहा है। किसमें? इसी में इलेक्ट्रॉनिज्म चल रहा है। अब सोचो पंखा जब चलता तो लगता पंखा हर जगह है, जो कि 1 किलोमीटर पर सेकंड नहीं चल पाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन को चलता तो ये नहीं। अरे भैया ये परमाणु से बना है, परमाणु में नाभिक होगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन दिख क्यों नहीं रहे हैं? बहुत छोटे हैं तो बहुत तेज चल रहे हैं। अब जब बहुत तेज चल रहा है तो कहाँ देख पाओगे? लगेगा सब भरा है भाई, जब पुल तेज है एकदम तो भरा भरा लगी ना। इसीलिए इसके इनमें जो एटम होंगे, एटम में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उनकी चाल लगभग 2130 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 2130 किलोमीटर जाते हैं। मुंबई क्रॉस कर जाएंगे 1 सेकंड में। 1800 है मुंबई। अब इतनी स्पीड से चलने वाला वहां बैठा है, और देवरावली को खुशी तो इस बात की थी कि जो हमने कॉन्सेप्ट दिया कि जब कोई कण बहुत तेज चलेगा तो तरंग बन जाएगा, इसके लिए उन्हें एक एग्जांपल मिल गया इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी वेग कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक वो कह रहे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए भी बैठा एकदम स्थिर है, रुका, तब तो कण है, और हमने तुरंत इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस माने बीचों प्लेट, और माइनस लगाओगे तो ऐसे प्लस और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। आपने दूसरे ही चैप्टर में गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे कि प्लस माइनस प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। वहां नहीं पढ़े होंगे तो कैपेसिटर में याद आ रहा होगा कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है, और वहां परिभाषा भी बताया गया है कि संधारित्र वह युक्ति है तो वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र के रूप में अपने प्लेटों के बीच रखती है। जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉन को लेते हो और इलेक्ट्रॉन को रुका था, अभी कहीं चल रहा था, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जैसे आप इसके बीच पोटेंशियल लगाते हो, क्या लगाते हो? पोटेंशियल, तो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तैसे इस पे बल लगने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और आवेशित कण पे बल लगेगा, वो भी जानते हो ऋणावेशित है तो फील्ड के उल्टा लगेगा।
बल लगेगा ये बहुत ही तेज लगता है, जिसको हम Q इंटू ई से निकाल लेते हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब ये बहुत तेज लगेगा बल, अब सोच लो कि अगर तुम्हारे पास 1 किलो का बक्सा है, एक भूसा जड़े और 2 मीटर गया, आधा किलो रहता था और जाता कि नहीं? और जाता ना। मतलब जैसे जैसे उसका द्रव्यमान कम करोगे तैसे तैसे उसमें बल लगाने पे त्वरण बढ़ेगा। जैसे इतना बड़ा पत्थर फेंको और इतना बड़ा फेंको तो द्रव्यमान कम करने पे वो उतने ही ताकत में ज्यादा दूर जाता है, मतलब वेग बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, उसका द्रव्यमान देख रहे हो 10 पे माइनस 31 किलो है, उसमें तो एक तमाचा मार दोगे तो भरने से निकल जाएगा चंद्रमा पे, क्योंकि उसकी द्रव्यमान कम है ना। जब किसी में द्रव्यमान कम होता है तो आपका वेग बढ़ते जाता है। इस पे जब इतना बल लगता है तो ये फटाक से बहुत तेज चलता है, और जब बहुत तेज चलेगा तो क्या बन जाएगा? मतलब तुरंत मैटर में पे करंट होगा। अगर वो तरंग बना तो उसका तरंग दैर्घ्य निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? उसका तरंग दैर्घ्य कैसे निकालोगे? उसकी ऊर्जा जो होती है वो यहाँ ऊर्जा देखी जाती है, ऊर्जा पड़े और W बराबर E इंटू V। इलेक्ट्रॉन के लिए E, और मान लीजिए वहां पोटेंशियल भी लगाए हो तो किया गया कार्य ही तो आपका ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा पे आ जाओ, के बराबर यही ऊर्जा होती है ना, ध्यान से देखना। अगर हम इसको 2 से यहाँ गुणा कर दे तो 2 के बराबर m से गुणा कर दो 2m के बराबर, अरे दोनों पे m से गुणा करो। इसको m भी जब कर दोगे तो स्क्वायर बाय r के रूट में ले ली। काइनेटिक एनर्जी हाफ m भी स्क्वायर होती है, 2 को इधर माने 2 के m से दोनों साइड गुणा कर दिए। अब चूंकि इसका होल स्क्वायर बाय इधर लाओगे तो रूट बना देगा। m भी के जगह पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं 2m के। तो एक तो लैम्डा बराबर hp से निकालो, p ना जानते हो तो p को m भी कर सकते हो, m भी ना जानते हो तो m भी की जगह 2m के कर सकते हो। k क्या है? गतिज ऊर्जा, हाफ m v स्क्वायर वाला। और इलेक्ट्रॉन के लिए k की वैल्यू कहां से ऊर्जा निकाली जाती है? ये जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2m ev। v क्या हो गया यहाँ? ये गतिज ऊर्जा का बाबू। और अब किस क्या हो गया? v क्या हो गया? वोल्टेज। क्लियर हो रहा है? अब चाहे कोई भी कण तेज जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? मैटर में द्रव्य तरंग बन जाएगा। उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, उस तरंग दैर्घ्य को हम या तो द्रव्य तरंग दैर्घ्य या देवरागली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। उसे या तो हम यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले। यहाँ P संवेग है, संवेग नहीं पता द्रव्यमान गुणे वेग कर दो, नहीं पता 2m के कर दो कि गतिज ऊर्जा है, नहीं पता 2m ev कर दो क्योंकि गतिज ऊर्जा किया गया कार्य के बराबर होता है। जो कार्य करोगे वही तो ऊर्जा होगा। पढ़े होगे कार्य ऊर्जा बराबर, बैंक में जितना पैसा जमा करोगे उतना बढ़ी, तो जमा किया गया और बढ़ा, ये दोनों बराबर। जितना काम करोगे उतना ऊर्जा आएगा। तो ev और इलेक्ट्रॉन के लिए जब कैलकुलेट किया गया, प्लांक नियतांक पता है सबको, 2 पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, तो 12.27 वोल्ट आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया गया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी एंगस्ट्रॉम में। किसमें? अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने वोल्टेज पे त्वरित हो रहा है वो वोल्टेज यहाँ डाल दो, सॉल्व कर दो तो बता देगा कि वो कितने एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य बनेगा। समझ में आया? कितने एंगस्ट्रॉम? अच्छा मान लीजिए वोल्टेज नहीं लगाएंगे, वोल्टेज नहीं लगाओगे इलेक्ट्रॉन चलेगा? वोल्टेज नहीं लगाओगे आप तो फील्ड नहीं बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा तो कोई बल नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा वो चलेगा ही नहीं। जब चलेगा नहीं तो तरंग ही नहीं बनेगा, तरंग नहीं बनेगा, वोल्टेज 0 डालोगे इनफाइनाइट बता देगा। जिसका तरंग दैर्घ्य क्या हो गया? और इनफाइनाइट तरंग दैर्घ्य माने सीधा साधा कण। जब तरंग को कूदे उछाले नहीं है तरंग आओ, मतलब तुम क्या बन गए। लेकिन जैसे यहाँ पे पोटेंशियल लगाओगे तैसे उसमें फील्ड बनेगी, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, बल लगने की वजह से तो तेज चलेगा, तेज चलेगा तो तरंग बन जाएगा। और वो कितने तरंग दैर्घ्य का बनेगा? चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो। समझ में आया? अब फोटॉन के लिए पढ़ना है तो चाहे फोटॉन की ऊर्जा निकालो, चाहे द्रव्यमान निकालो, चाहे संवेग निकालो। समझ में आ गया?